पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 15 अक्टूबर को एग्जैक्ट उस दिन जब यहाँ पे शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा होगा, उस दिन डी चौक में धरना देने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ करना क्या चाहती है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे और उस पर गवर्नमेंट का और रियासत का रिएक्शन क्या होगा ये भी आपको पूरी तफसील के साथ इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और शायद ये वो कन्फ्लिक्ट है जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब की राहें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुदा हो जाएं और उसके बाद मौलाना इनसे मुलाकात करने से इनकार कर दें। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक नया प्रेसिडेंट तय कर दिया है। मेरा ख्याल है हर शख्स को, हर ओहदेदार को ये प्रेसिडेंट फॉलो करना चाहिए। मैं काजी फायज ईसा साहब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ आज, और उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ कि यही स्पिरिट होनी चाहिए थी पाकिस्तान के अंदर। जो आप कर रहे हैं इसी तरह होना चाहिए। क्या होगा, किस तरह होगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करेगा ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और क्या इमरान खान साहब जो हैं उनकी सेहत वाकई ख़राब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बार बार ये कह रही है कि हमें एक्सेस दिया जाए इमरान खान साहब तक, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और अब हमने एक माह में 45,000 नए सब्सक्राइबर्स में इजाफा करना है और मुझे उम्मीद है कि ये मसला भी हमारा हल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कुछ चीज़ें हमारी ज़ात से बहुत ऊपर होती हैं जो मुल्क के लिए हों। अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम होने जा रही है जिसमें 12 ममालिक के तो सरबराहान शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत ममालिक ऐसे हैं जिनके हाई लेवल के वफूद शरीक हो रहे हैं। इस वक्त हमारी इज्जत, हमारा सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है। पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। IMF ने प्रोग्राम आगे बढ़ा दिया है। हमारे बहुत से ऐसे लोन्स थे जो आगे की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं और अब अगले 3 साल में पाकिस्तान को अपने आप को संभालना था। और ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई थी कि हमें महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान अब तरक्की की राह पे गामजन होने जा रहा है। इस सूरत हाल के अंदर अचानक पता चलता है कि PTI ने एक एहतजाज अनाउंस कर दिया है और वो भी डी चौक में। ये डी चौक कहां पे है? एग्जैक्टली उस जगह के सामने जहां पे ये सब कुछ हो रहा होगा। ये एहतजाज क्यों अनाउंस किया गया है, इसके पीछे उनके क्या डिमांड्स हैं, वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, ये पूरी स्टोरी आज आपको डिटेल से बताते हैं। फ़र्क, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको इंडिया के बारे में एक ख़बर शुरू में शेयर करना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आपको पता है दुनिया में G20 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 20 बड़े मुल्क दुनिया के जो हैं, जो इकनॉमिकली बड़े स्टेबल हैं, उनकी एक मीटिंग होती है। और वो मीटिंग भी रोटेशन में होती है, कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, फिर तीसरे मुल्क में, चौथे मुल्क में। और इस तरह आपको तकरीबन 20 साल बाद आपकी बारी आती है कि आपके मुल्क में दोबारा वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इजलास बुलाती है। 2023 में एग्जैक्टली इन्हीं महीनों में सितंबर अक्टूबर के अंदर दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी G20, आपको याद हो। और नरेंद्र मोदी ज़ाहिर है उनकी सरबराही में हो रही थी और इंडिया की टर्न थी उस वक्त। और उस वक्त इंडिया के अंदर भी इसी किस्म के मसाइल थे, बल्कि इलेक्शंस भी उनके ड्यू थे और इलेक्शन भी होने थे और उसके साथ वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा था, पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा थे। और दिल्ली की जो सरकार है उसका और वफाकी हुकूमत के जो ताल्लुक़ थे वो बड़े ख़राब थे। फिर वहाँ पे किसान जो थे वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस वक्त बड़ा खासा उनका मसाइल वाले महीने थे दिल्ली के अंदर। लेकिन जब वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उस वक्त दिल्ली सरकार ने और फेडरल गवर्नमेंट ने, वहाँ पे 2 गवर्नमेंट्स हैं, एक दिल्ली की गवर्नमेंट है और दूसरी फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी दिल्ली को कॉर्डन ऑफ कर लिया था, फ़ौज बुला ली थी, रेंजर्स बुला ली थी, पुलिस बुला ली थी और उसके साथ साथ पूरा शहर बंद कर दिया गया था। यानी वहाँ पे 3 दिन किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ना वहाँ पे मार्केट्स खुली, ना वहाँ पे स्कूल खुले। वहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो भी बंद, प्राइवेट दफ्तर और गवर्नमेंट के दफ्तर भी बंद रहे थे। सड़कों के ऊपर हू का आलम था और ऐसा लगता था यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। और उस कर्फ्यू ज़्यादा माहौल के अंदर उन्होंने G20 का जो एक कॉन्फ्रेंस थी वो करवाए थे। तो दुनिया में हर मुल्क इस टाइप की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनके अंदर इसी तरह करता है कि जेलों के अंदर पाबंदी लग जाती है, अस्पतालों का जो है पिछले गेट्स खोले जाते हैं, फ्रंट गेट्स बंद हो जाते हैं, दफ्तर बंद हो जाते हैं और जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हैं उन सब के ऊपर पाबंदी लग जाती है। क्योंकि उस मुल्क के लिए बड़ी नाजुक सूरत हाल होती है कि वहाँ पर अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाए
तो वहाँ 14, 15, 20, 50 हेड ऑफ स्टेट्स होंगे, बड़े बड़े वफूद होंगे, वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। और पूरी दुनिया के अंदर दहशतगर्दी की लहर है, तो अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे दहशतगर्दी हो जाती है तो वो तो मुल्क इकनॉमिकली ख़त्म हो जाएगा और सोशली और पोलिटिकली भी ख़त्म हो जाएगा। सेम पाकिस्तान की पोजीशन है। पाकिस्तान के अंदर बड़े अरसे बाद एक ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें हम 12-14 ममालिक के सरबराहों को यहाँ पे वेलकम कह रहे हैं और हर मुल्क से वफ्द आ रहा है यहाँ पे। इस वक्त तमाम 5 स्टार होटल्स, बल्कि 4 स्टार होटल्स और 3 स्टार होटल्स जो इस्लामाबाद के अंदर सारे के सारे बुक किए हुए हैं गवर्नमेंट ने, और फिर सड़कों के ऊपर ज़ाहिर है पुलिस भी लगाई है, पूरा बंदोबस्त किया गया है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई और एक्टिविटी ना हो सके। बल्कि 14 तारीख से सारे यहाँ पे शादी हाल बंद हो रहे हैं और सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, सारी कॉफ़ी शॉप्स बंद हो रही हैं, सारे दफ्तर बंद हो रहे हैं। इवन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी छुट्टी दे दी गई है कि यहाँ पे किसी किस्म की ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो जाएं। और इस दौरान अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल फैसला कर लिया कि जनाब 15 अक्टूबर को हम हर सूरत डी चौक के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये एक अजीब सी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान से आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये जो मूव है मेरा नहीं ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। ऑनेस्टली मैं कहूँ, ये मैं जब मैंने खबर सुनी तो मैं शुस्त रह गया, मैं जिसको कहते हैं ना इंतहा दर्जे का परेशान हो गया और मुझे लगा कि ऐसा हो नहीं सकता। मैंने फिर वो खबर बार बार पढ़ी, फिर मैंने 2-3 सोर्सेज से पूछा कि कहीं ये गलत कोट तो नहीं किया जा रहा। पता चला कि नहीं, सियासी कमेटी का बाकायदा इजलास हुआ है और उसके मिनट्स जो हैं वो बाकायदा फिर टिकट्स बन के सारे अखबारात को, फिर तमाम टेलीविज़न चैनल्स को, फिर सोशल मीडिया को रिलीज़ किए गए हैं और वकास अकरम साहब के नाम से ये सब कुछ रिलीज़ हुआ है। उन्होंने अपने ट्विटर का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर ये डाला और ट्विटर के ऊपर उन्होंने डाला। फिर उसके बाद उमर अयूब साहब का मैं देख रहा था कि वो टेलीविज़न चैनल्स पे आके उन्होंने बड़ी हार्ड लाइन ली। तो ये ऐसी एक खौफनाक किस्म की सूरत हाल है जिसका मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता था, मैं सोच ही नहीं सकता था। ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो और वो पाकिस्तान में इतनी बड़ी एक्टिविटी हो रही है और उसके बारे में इस लेवल तक चली जाए, ये मैं सोच भी नहीं सकता था ऑनेस्टली। और मेरा ख्याल है मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके इमेजिनेशन से ये बाहर होगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल तक भी जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं चाहते कि ये कॉन्फ्रेंस हो जाए, क्योंकि जब आप अनाउंस करेंगे और जब आपकी तरफ से एक्टिविटी होगी तो जितने हेड ऑफ़ स्टेट्स हैं वो फिर सोचना शुरू कर देंगे कि हमें पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और इनमें से अगर एक भी डिक्लाइन कर जाता है तो फिर बाकी लोग भी डिक्लाइन करना शुरू कर देंगे। या फिर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही हो और सड़क के ऊपर जो शेलिंग हो रही हो, यहाँ पे एक दूसरे को कसून मारे जा रहे हों, ठुड्डे मारे जा रहे हों, एक दूसरे के ऊपर वाटर कैनन्स इस्तेमाल हो रही हों, यहाँ पे डंडाबाजी हो रही हो, यानी सब आप ये चाहते हैं कि अंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है और बाहर ये सीन चल रहा हो और पूरी दुनिया का जो मीडिया यहाँ पे होगा वो कभी आपको दिखाएगा और कभी वो कॉन्फ्रेंस को दिखाएगा। अगर तो आप ये चाहते हैं तो फिर ये भी एक ऑप्शन है। यानी पहला ऑप्शन तो ये है कि आप चाहते हैं कि हो ही ना, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जनाब ये जो डंडा डोली हो रहा होगा उसे पूरी दुनिया देखे। तो जब आपका मकसद ही ये है तो फिर इसका मतलब है पाकिस्तान के साथ आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। और इशू क्या है? इशू सिंपल ये है कि इमरान खान साहब तक एक्सेस क्यों नहीं दिया जा रहा। भाई मसला वही है कि अगर इमरान खान साहब तक सक्सेस हो जाए तो इमरान खान साहब कहेंगे कि ये करो, हर सूरत करो। ये जो रियासत ने एक दरमियान का रास्ता निकाला है इसीलिए निकाला है कि अमनो सुकून इत्मीनान के साथ ये सारा मामला निपट जाए और उसके बाद फिर आप सियासत करते रहें। फिर आप कर लें जहाँ जहाँ आपने धरने देने हैं, जहाँ जहाँ आपने प्रोटेस्ट करना है, जो जो बम धमाके कर रहे हैं आपने कर लें उसके बाद। लेकिन इस तरह नहीं है कि एक रियासत की इज़्ज़त दांव पे लगी हो और आप जो है इस तरह कहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि रियासत इसको अलाउ करेगी, पहली बात तो ये। और अगर खुदा ना खास्ता इनकी इस हरकत की वजह से ये सेशन ख़राब हो जाता है या ये कॉन्फ्रेंस डिले हो जाती है या ये मौका पाकिस्तान के हाथ से निकल जाता है, तो आप यकीन करें कि रियासत खौफनाक किस्म का क्रैकडाउन करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ कोई हमदर्द नहीं मिलेगा पाकिस्तान के अंदर, ना कोई सियासी हमदर्द मिलेगा, ना कोई जर्नलिस्टिक हमदर्दी कोई करेगा उनके साथ, ना आम आदमी जो आम पब्लिक है वो करेगी। क्योंकि आम आदमी को ये महसूस हो रहा है बार बार कि इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस लेवल तक चली गई है कि जहाँ से इनके लिए ना पाकिस्तान मैटर करता है, ना इनके लिए अवाम मैटर करते हैं, ना इनके लिए जमहूरियत मैटर करती है, इनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। इनके लिए सिर्फ एक मैटर करता है कि पाकिस्तान के अंदर क्यास होना चाहिए, कन्फ्यूजन होनी चाहिए, लाशें बिखरी होनी चाहिए, हर तरफ अफरा तफरी होनी चाहिए, आग होनी चाहिए, और जो डॉलर है वो 1000 रुपये का मिलना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी इंतहा को छू रही हो, बिजली बंद
बंद हो जाए, गैस बंद हो जाए, पानी बंद हो जाए। ये बेसिकली उस लेवल तक पाकिस्तान को लाना चाहते हैं। और मुझे हमदर्दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मैं महसूस करता हूँ कि ये नंबर 1 यानी सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त। और आपको पता होगा कि जब इलेक्शन हुए थे तो उससे पहले, उसके बाद फौरी तौर पे मैंने कहा था कि इक़्तिदार इनका हक है, इनको ये इक़्तिदार मिलना चाहिए। इमरान खान साहब का जहाँ जहाँ हक गस्ब होता है मैं आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन ये जो हरकत की जा रही है ना, इसके बाद मैं खुद भी इनकी हमायत में बोलता हुआ अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँगा। क्योंकि जिस लेवल तक चले गए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल तक कोई पोलिटिकल पार्टी जा सकती है। आप देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बावजूद उस लेवल तक नहीं गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, वो शहीद हो गई, और उस वक्त सिंध के अंदर आग लग गई वहाँ पे, और आसिफ अली ज़रदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, क्योंकि वहाँ पे सिंधी पाकिस्तान ना खप्पे का नारा लगा रहे थे। उस वक्त भी आप देख लें, इस लेवल पे कोई नहीं किया। देखें, पख्तूनस्तान की मूवमेंट चल रही थी और वो चाहते थे पख्तूनस्तान एक बने, अलग मुल्क बने, जिसके अंदर अफ़गानिस्तान का पख्तून इलाका और पाकिस्तान का पख्तून इलाका, लेकिन उन्होंने भी ये हरकत नहीं की थी। उस वक्त भी जब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती थी कोई, तो उनसे जब बात की जाती थी वो कहते थे हमारे मेहमान हैं हमारे सर आंखों पे, जब तक ये कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी या मेहमान आते रहेंगे उस वक्त तक हम कोई ना नारा लगाएंगे ना सड़क को ब्लॉक करेंगे, और उसके बाद जब चले जाएंगे तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा करेंगे। और जमात इस्लामी को देख लें, अभी उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर एक रैली उन्होंने अनाउंस की थी, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर उनको समझाया तो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया उसको। यानी पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जमात नहीं है जो इस नाजुक मरहले पे इस किस्म की हरकत कर सके। तो मैं बहुत हैरान हो गया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहते थे कि इनका एजेंडा एंटी पाकिस्तान है, इनका एजेंडा बाहर का एजेंडा है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये और पाकिस्तान दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। मुझे लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो साबित कर रही है। अब एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अनाउंसमेंट से हासिल क्या करना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल ये चाहती है कि इमरान खान साहब तक उनका एक्सेस हो जाए, यानी यहाँ उनकी हमशीरा जो नौरीन साहबा हैं उनके साथ मुलाकात हो जाए, और डॉक्टर फैसल जो उनके तबीब हैं, जो उनके डॉक्टर हैं, उनके साथ मुलाकात हो जाए, या फिर उनके जो वकला हैं उनके साथ मुलाकात करवाई जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब से अगला एजेंडा लेना चाहते हैं, ये उनसे पूछना चाहते हैं कि जी ये सूरत हाल तो हमें क्या करना चाहिए। बस यूँ ही इनका कनेक्शन इमरान खान साहब के साथ हो गया तो इमरान खान साहब गंडापुर को भी कहेंगे कि दोबारा एक लश्कर लेके 15 तारीख को चल पड़ो, और तुम्हें 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, तुम यहाँ पे पहुँचो। अभी तो गंडापुर साहब साइड पे है ना जी, लेकिन जो ही इमरान खान साहब के साथ कनेक्शन हो जाएगा तो आप देखिएगा गंडापुर साहब के लिए मैसेज आ जाएगा कि आएँ जी, और गंडापुर साहब के पास फिर 2 ही ऑप्शन होंगे, या वो वजारत आला छोड़ें और या फिर वो इमरान खान साहब का जो हुक्म है उसको बजा लाएँ। तो फिर वो इमरान खान साहब के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे, क्योंकि वजारत आला तो वो चाहते हैं कि हर सूरत उनकी कायम रहे। तो इसलिए ये चाहते हैं जी कि इमरान खान साहब जो उनके साथ रब्ता हो, क्योंकि ये शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब को इस चीज़ का पता है, इस नज़ाकत का अंदाज़ा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो, उन्हें पता है कि रियासत है या इस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट कितनी शेकी होती है ऐसी सूरत हाल में। लिहाजा वो एक नाजुक किस्म की नर्व जो है उसको डैमेज करना चाह रहे हैं इस वक्त। वो ये चाहते हैं कि चीख निकले रियासत से, तो वो चीख निकलवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट बराह रास्त उनके साथ बात करें और वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएँ। सिंपल ये बात है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रियासत है एक इमरान खान साहब से रब्ता करेगी, दूसरा रियासत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इजाज़त देगी कि आप इस किस्म की कोई हरकत कर सकें। इस बार जो है मुझे लगता है कि मक्खू ठप देंगे बिल्कुल, और जब करेंगे तो मीडिया के अंदर से भी मेरा नहीं ख्याल कि इनके हक़ में कोई आवाज़ उठेगी या कोई और सियासी जमात इनकी मदद करेगी, इंक्लूडिंग मौलाना फजलुर रहमान साहब। मेरा ख्याल है मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़िंदगी का वो मोड़ आ गया है जहाँ से वो अपने रास्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लग कर सकते हैं। मौलाना साहब का बयान आया क्योंकि मौलाना का बयान भी आ गया, सारे आपने फरमाया, और मौलाना ने कहा कि इस वक्त इस किस्म का एजिटेशन नहीं करना, कोई भी चीज़ वो कहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के मौके पे मुनासिब नहीं है, कोई एहतजाज नहीं होना चाहिए। मौलाना ने क्लियर बोली है। इवन बल्कि ये तो तरमीमी पैकेज है वो भी मौलाना रोक रहे हैं कि इस वक्त कोई इस टाइप की हरकत नहीं करनी चाहिए, आप उसके बाद करें। तो मौलाना जो है उन्होंने भी अपनी एक लाइन ले ली है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके बाद मौलाना से मुलाकात कर सकेगी, कि मौलाना भी अब इस लेवल पर आके इनकी मदद नहीं कर सकेंगे। तो बड़ा खौफनाक किस्म का सिनेरियो है जो मेरे लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन था ऑनेस्टली। अच्छा चौधरी साहब, गवर्नमेंट की तरफ से मौक़िफ़ आया, ख्वाजा आसिफ ने और वज़ीर इत्तलात ने भी अपने मौक़िफ़ दिए हैं इस मामले में,
वज़ीर आज़म ने दौरा किया पूरे शहर का, उन्होंने सिक्योरिटी इंतजामात देखे हैं, और जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने सड़क पे खड़े होकर बाकायदा ये इस चीज़ की डिस्क्रिप्शन दी है कि हमने हर चीज़ यहाँ पे महफूज बना ली है। ख्वाजा आसिफ ने यह बोला है कि हम किसी भी ऐसे टोले को, किसी भी ऐसी सियासी जमात को जो यहाँ इंतशार फैलाने आएगी, हम छोड़ेंगे नहीं और पूरे ज़ोर से हम उनसे निपटेंगे। चौधरी साहब मुझे ये बताएं, अगर हुकूमत अपना ज़ोर लगाने पे आ जाती है, ये अपना ज़ोर लगाने पे आ जाते हैं, तो बनेगा क्या, होगा क्या? क्या हुकूमत काबू कर पाएगी? हुकूमत कर लेगी, मुझे लगता है हुकूमत कर लेगी। और इनको मेरा ख्याल है जितने इनके लोग हैं रावलपिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, इस बार रियासत मेरा नहीं ख्याल कि किसी को स्पेयर करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का और इसकी इज़्ज़त का सवाल है। और रियासत अगर इस बार नाकाम हो जाती है तो फिर मैं इस रियासत को रियासत नहीं कहूँगा, फिर मैं समझता हूँ कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर देना चाहिए मुल्क, और रियासत को फिर छुट्टी कर लेनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस बार ये अलाउ करेंगे, और इवन गंडापुर को भी अलाउ करेंगे कि वो लश्कर लेके यहाँ पे रवाना हो जाए। इस बार मेरा ख्याल डिफरेंट सिनेरियो होगा। ठीक, और क्योंकि रियासत को ये पता है कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, ये वकास अकरम साहब किस जगह पे छुपे हुए हैं सबको पता है, हमाद अजहर के बारे में सबको पता है कि वो किस जगह पे, तो सब लोगों को सबके बारे में पता है। तो इस बार कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई अलाउ करेगा कि उमर अयूब साहब पहाड़ों में छुप जाएं, या गौहर खान साहब पहाड़ों के अंदर छुप जाएं, या वकास अकरम साहब जो जंग के अंदर छुप जाएं और उनको वहाँ पे गिरफ्तार ना किया जा सके। इस बार रियासत मुझे लगता है कि ढूंढ के सब लोगों को पकड़ेगी, और फिर जब अदालत में मामला जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई जज साहब जो हैं इस केस को सुने या वो इनकी हमायत कर सकें, क्योंकि ये सिनेरियो टोटल डिफरेंट है। ठीक है, अब आपको याद है कि वो जो थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, उन्होंने क्या किया था, एक बैठे हुए उन्होंने एक नारा लगा दिया था, और उसके बाद क्या हुआ, पार्टी का MKM फारग हो गई, और MKM की हमायत में कोई शख्स नहीं उठा उसके बाद। तो सबने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ ही आपने नारा लगा दिया तो उसके बाद फिर हम आपकी हमायत कैसे कर सकते हैं। देख लें इवन उनकी अपनी पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया था और पार्टी टूट गई। अभी जो जिरगे की इजाज़त मिली है KP में, वो भी इस शर्त में मिली है कि अगर रियासत मुखालिफ बयानिया बेचा गया या नारा लगाया गया तो इसके जिम्मेदार गंडापुर साहब होंगे। गंडापुर साहब ने जिम्मेदारी उठाई कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, सही बात, ठीक है। और उमर अयूब साहब ने बड़ी एक अजीब बात की, उन्होंने जब गंडापुर साहब के मुतालिक उनसे सवाल हुआ, एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी उनका बहुत बड़ा दिल है, वो एक सीट पर बैठे हैं, वो इस तरह की सियासत कर सकते हैं, लेकिन हम तो खान साहब के लिए बाहर आएंगे, मतलब डू और डाई सिचुएशन आ चुकी है PTI के लिए। अब आपने केस की बात की है चौधरी साहब, केस के हवाले से नौरीन नियाजी साहबा जो इनकी बहन हैं वो गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उन्होंने आमिर फारूक साहब, जी आमिर फारूक साहब जो हैं, आमिर फारूक साहब के सामने ये केस गया। ये केस उन्होंने डिटेल से सुना, जो अकरम राजा साहब हैं वो इनके वकील थे वहाँ पे, और इन्होंने प्ली ये ली कि खान साहब को डाउट है, हमें खबरें आ रही हैं कि कुछ हो गया। खबरें कौन सी आ रही हैं? खबरें आ रही हैं मुराद सईद साहब से, हाँ, अफगानिस्तान से जी, कि उन्हें अफगानिस्तान बैठ के उन्हें पाकिस्तान के बारे में पता है, ठीक है, कि कुछ हो गया है उन्हें, उसकी वजह से उनकी बहन को और एक डॉक्टर को एक्सेस दी जाए उन तक, और जिस पे आगे से बड़ा अच्छा जवाब अदालत ने दिया, फैसला सुनाया थोड़ी देर बाद। अदालत ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक बंद है, ठीक है, ये मतलब अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बंद है, तो जज ने ये कहा कि अगर हम उन्हें अलाउ करते हैं तो हमें सब कैदियों को अलाउ करना पड़ेगा। सही बात। और पूरा शहर बंद है, तो जैसे ही ये पाबंदी खत्म होती है तो फौरी तौर पर मुलाकात करवा दीजिए। हाँ जी, 18 के बाद मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकात करवा दीजिए, हो जाएगी। मुझे जब सबके साथ 18 के बाद होगी तो खान साहब के साथ भी हो जाएगी। चौधरी साहब मुझे ज़रा बताइएगा एक बात, क्या वाकई ही खान साहब की जान को कोई ख़तरा है या तरीक़ाकार है एक्सेस का? ये एक पुराना तरीका है जी वैसे, कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह फंस जाती है तो कहती है जी खान की जान को ख़तरा है, और बेगम साहबा जो है वो सबसे ज़्यादा, बल्कि बेगम साहबा पहले दिन से कह रही हैं कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, ये इमरान खान साहब को जेल के अंदर मरवा देंगे, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि जी मुझे जेल के अंदर मरवा दिया जाएगा वगैरह वगैरह। ये इस टाइप की बात करके थोड़ी सी एक सनसनी क्रिएट करते हैं। तो ये सनसनी क्रिएट हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं जी उनकी जान को कुछ हो गया है, ये जेल के अंदर हो गया। भाई सबसे ज़्यादा महफूज वो जेल के अंदर है इस वक्त। और अगर खुदा ना खास्ता वो बाहर होते तो जिस किस्म की पोलराइजेशन है आप खुद उसका अंदाज़ा लगा लें कि वो अपने पूरे वर्कर्स के साथ, अपने पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लाहौर से आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ, तो रास्ते में गोली लग गई उनको, आपको याद होगा जी बिल्कुल। तो जब वो पंजाब के अंदर गवर्नमेंट उनकी, पंजाब पुलिस उनकी अपनी सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी के अंदर उनका काफिला आ रहा है और उनको गोली लग गई और डायरेक्ट गोली मार दी उस नौजवान ने, वो पकड़ा भी गया, जिसके ऊपर डाउट है इन्हें कि नहीं ये नहीं है जी, स्टेट हमें मरवाना चाहती। तो भाई गवर्नमेंट तो आपकी थी, आप पूछ लेते ना परवेज़ इलाही साहब से,
और FIR आप अपनी गवर्नमेंट में नहीं करवा सके अपनी मर्जी की, मेडिकल तक नहीं तो मेडिकल तक नहीं करवा सके, और उस सूरत हाल से ये जेल बेहतर है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी उनके खिलाफ नहीं हो रही, और रियासत जो होगी बड़ी बेवकूफ़ होगी कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कोई नुकसान पहुँचा ले। ये तो अपने गले डालने वाली चीज़ है। बात सिंपल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शंघाई ताउन तंजीम की जो कॉन्फ्रेंस है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये एक ब्लैकमेलिंग है, ठीक है, और ये चाहते हैं कि कोई सीन क्रिएट हो जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो घुटनों के बल हमारे पास आए और कहे कि खान साहब माफ़ कर दो, बस ये सिंपल सी बात। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप रियासत को सुर्ख रुमाल दिखा के आप उससे कोई फेवर ले सकते हैं। फेवर लेने का तरीका कुछ और ही है। मसलन फेवर लेने का तरीका सबसे बेस्ट ये था कि गंडापुर साहब निकले थे, इमरान खान साहब वहाँ से फौरी तौर पे कॉल ऑफ करते हुए कहते कि नहीं, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है, जब तक यहाँ पे मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी, और उसके बाद उनका जो काफ़िला था वापस चला जाता, तो फिर स्टेट सोचती कि नहीं, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं, लिहाजा हमें इनके साथ निगोशिएट करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको इस तरह पुश करके या पुल करके आप मामलात को सेटल कर लें, तो ये बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जितनी भी अफवाज होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या वो मरते हैं या वो मारते हैं। उनके अंदर या वो शिकस्त खाते हैं या फिर वो फतह याब होते हैं। उनके दरमियान में ग्रे एरिया नहीं होता। जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पे ग्रे एरिया नहीं होता। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो एक ग्रे एरिया दरमियान में क्रिएट करेंगे, कभी वो इनके साथ निगोशिएट कर लें, कभी इमरान खान साहब उनके साथ नाराज़ हो जाएँ, कभी इमरान खान साहब बुली कर लें। तो ऐसे ही तो अफवाज किसी दुनिया में किसी कोने में नहीं होती। या तो वो इस सारे मामले से निपटेंगे या फिर वो सरेंडर करेंगे, या क्योंकि फ़ौज सरेंडर करती है। और इमरान खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गलत फहमी है कि कोई बहुत बड़ी फोर्स है वो खुद, कि जिनके सामने कोई रियासत जो है बो डाउन हो जाएगी, क्योंकि जिस दिन रियासत बो डाउन हो जाएगी उस दिन वो रियासत ही ख़त्म हो जाएगी, वजूद ही, फिर तो मुक गया ना जी काम, फिर तो काम ही मुक गया ना जी, बिल्कुल। और ये आपको देखें 1971 के अंदर पाकिस्तान टूट गया था, लेकिन बो डाउन नहीं हुई थी रियासत शेख मुजीबुर रहमान के सामने। तो ये रियासतें पर बड़ी कीमत अदा करती हैं उसकी, अपनी इज़्ज़त की, अपनी अना की, अपने प्रिंसिपल स्टैंड की। गो उस वक्त मैं समझता हूँ कि याह्या खान का रवैया ठीक नहीं था। उन्हें जब उन्होंने इलेक्शन करवा दिया था, उन्हें गवर्नमेंट बनने देनी चाहिए थी, सारी पॉलिटिकल चीज़ें। लेकिन इसके बावजूद आप देख लें कि रियासत ने अपना सर नहीं झुकाया। तो ऐसे ही होता है जी। फिर अगले टॉपिक पे अब चलते हैं जी, और नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक बुरी खबर ही कहूँगा जी कि बलूचिस्तान के अंदर से खबर आई है कि 20 बेगुनाह लोग जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, जो कि वहाँ कोयले की कानों पे काम कर रहे थे। दहशतगर्द आए, रॉकेट के हमले किया, फायरिंग की, और इसी तरह से एक उन्होंने, जिस तरह उनकी हरकतें पहले होती हैं कि उन्होंने बेगुनाहों को और निहत्तों को उन्होंने शहीद कर दिया। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि PTI की तरफ से मजम्मत होगी, लेकिन अभी तक कोई बयान इस तरह का सामने नहीं आया। उल्टा हम ये देख रहे हैं कि जब SCO होने जा रही है तो उस SCO के खिलाफ एहतजाज ज़रूर हो रहा है, लेकिन जिस चीज़ के लिए होना चाहिए उस पर नज़र नहीं आता। अब चलते हैं चौधरी साहब आगे। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने सरकारी तौर पे डिनर लेने से इनकार कर दिया है कि मैं कोई खाना नहीं लूँगा, 20 लाख रुपए का खर्च होता है। इस पूरी स्टोरी को कैसे देखते? अच्छा, वो क्योंकि जब भी कोई चीफ जस्टिस रिटायर होने लगता है तो एक तो बार्स होती हैं जो वो उनका खाना करती हैं, दूसरा जो साथी जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको फेयरवेल देती हैं। तो इस बार भी फेयरवेल का पूरा एक प्लान बनाया गया था, जिसका मेन्यू, जिसका वेन्यू, सब चीज़ें तय हो गई। और जब उसका बजट अप्रूव होना था तो वो 20 लाख रुपए का बजट था, जिस पे काजी फायद साहब ने वो खाना लेने से इनकार कर दिया। बार्स का खाना अलबत्ता वो ले रहे हैं, और उस पर उनका ये कहना था, बल्कि लिख के उन्होंने भेजा कि जो रियासत है, गरीब रियासत है, उसके 20 लाख रुपए मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, वो भी सिर्फ एक रात के खाने में उड़ा देना। तो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट है, और ये प्रेसिडेंट जो है ना पूरे पाकिस्तान के अंदर हर इदारे के अंदर होना चाहिए। ये जो हम लेविश किस्म के खाने करके लाखों करोड़ों रुपए ज़ाया कर देते हैं, बल्कि अरबों रुपए ज़ाया कर देते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है। अगर आपके पास ये बजट है तो ये बजट आपको चाहिए कि किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दे दें, किसी यतीम खाने को दे दें, ताकि वो बच्चे जो हैं यूनिफॉर्म हासिल कर सकें, किताबें हासिल कर सकें, वो पढ़ सकें। या आप डायलिसिस वाले सेंटर्स को पैसे दे दें ताकि लोगों के गुर्दे वाश हो सकें। या फिर आप जो ओपन हार्ट सर्जरीज़ हैं उनको पैसे दे दें। किसी जगह पे आप वेलफेयर के लिए वो पैसे दे दें, लेकिन इस तरह खानों के अंदर पैसों को बर्बाद कर देना, मेरा ख्याल के पाकिस्तान इसका मुतहम्मल हो सकता है। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, और ये जो स्पिरिट है मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हर इदारे के अंदर होनी चाहिए, और इस प्रेसिडेंट को, इस रवायत को सबको फॉलो करना चाहिए। ये जो अननेसेसरली
फेयरवेल्स होती हैं या फिर वेलकमिंग तकरीबात होती हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ मनी है। जैसे कि यहाँ पे हल्फ बर्दारी की तकरीब होती है ना जी, उसके बाद भी ठीक ठाक किस्म की हाई टी होती है, ठीक ठाक किस्म का खाना होता है, वहाँ पे भी कुछ 400-500 लोगों को खाना खिलाया जा रहा होता है या हाई टी दी जा रही होती है। इसकी क्या ज़रूरत है वैसे? एक आदमी ने हल्फ उठाना है, वो आए प्रेसिडेंट के सामने, प्रेसिडेंट उनका हल्फ ले, उनके साथ वो मिल के और उनको चाय के कप पेश कर दें, वो उनका शुक्रिया अदा करें और जाएँ। ये जो हम उसके साथ 500 मेहमान इकट्ठे कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर बुफे लगता है, फिर वो सब लोग वहाँ पे चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, इसका क्या फ़ायदा? जबकि इस तकरीब को सिंपल भी किया जा सकता है। इस्लाम का हम नाम लेते हैं लेकिन हमारी कोई हरकत भी इस्लामी नहीं है, लेकिन बल्कि उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती की बात यह है कि आप यूरोप चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, वहाँ पे इस किस्म की कोई हरकत नहीं होती। यानी जो गैर मुस्लिम है वो तो इस किस्म का ज़िया जो है उसके ख़िलाफ़ है। वहाँ पे तो कोई शख्स जो है, आप यकीन करें कि एक प्रेसिडेंट किसी दूसरे प्रेसिडेंट को मिलता है तो वहाँ पे किसी किस्म का चाय का बंदोबस्त नहीं होता। वजह यह है कि एक प्रेसिडेंट है, वो अपने होटल से आया, चाय पी के आया होगा, काफ़ी पी के आया होगा। क्या वो इतनी दूर से सिर्फ चाय पीने के लिए आया ओवल ऑफिस के अंदर, वाइट हाउस के अंदर, कि या फिर वो मलका के पास जो आया है वो उसने चाय पीनी है या वहाँ पे बिस्किट्स खाने के लिए आया है? भाई वो आया है, ठीक है, आप मुलाकात करें और मुलाकात करने के बाद चले जाएं। मैं बहुत सारी जगहों में मैंने देखा कि हेड ऑफ़ स्टेट्स जो होते हैं अपनी जो पानी की बोतल होती है साथ लेके आते हैं, उन्होंने उठाई होती है, साथ टेबल पर रखते हैं, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है, अपना पानी खुद पी लेते हैं और बात ख़त्म, गुफ्तगू करते हैं और निकल जाते हैं। इस तरह जो ये जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसके अंदर भी ये होता है, कोई चाय पानी कॉफ़ी वगैरह सर्व नहीं की जाती। कोई अगर आप ऑफिशियली किसी को बुलाते हैं लंच के लिए या डिनर के लिए या कॉफ़ी के लिए, तो आप लिख के भेजते हैं कि हम कॉफ़ी शेयर करेंगे या फिर हम लंच करेंगे, यानी या हम एक फार्मल लंच करेंगे या फिर हम एक प्रैक्टिकल लंच करेंगे या हम एक बिज़नेस लंच करेंगे या फिर हम आपको डिनर पे इनवाइट करते हैं। तो वो एक अलग किस्म का होता है। ये जो लेविश किस्म के खाने हैं और वेस्टेज ऑफ मनी है, सरकारी ख्याल के इस पे नहीं होना चाहिए। और ये काजी साहब ने बड़ी नेकी किया पाकिस्तान के साथ। हो सकता है कि इस इंसिडेंट को, इस इवेंट को देख के लोगों को शर्म आए और सब लोग इसी तरह करें कि ठीक है भाई, मेरा टर्न्योर ख़त्म हो गया, अल्लाह हाफिज़, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, और बस अपना बैग उठाएं और जाएं। ये जो 20-20, 25-25, 50-50 लाख या 1-1 करोड़ रुपए का खाना खा के वो ये समझते हैं और बोर किस्म की तकरीरें करते हैं कि मुझे यहाँ पे सर्व करके बड़ी खुशी हुई और मेरा दौर बड़ा ज़बरदस्त दौर था और हमने ये किया वो किया। और जो दूसरे लोग होते वो कहते हैं जी आपने कमाल कर दिया, जब आप जाएंगे तो वक्त आपको याद रखेगा, आपने चट्टान के ऊपर अपना नाम लिख दिया वगैरह वगैरह। लेकिन यूँ ही वो बंदा बाहर जाता है तो सारे लोग जो होते हैं उसको भूल भी चुके होते हैं कि ये कौन है। तो इस किस्म की जो मुनाफ़कत है उसके ऊपर सरकारी पैसे ज़ाया करना है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होता। तो काजी साहब जिंदाबाद। और आप जाते जाते एक फ़ैसला कर जाएँ, एक ऑर्डर ही कर जाएँ कि किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर जो फेयरवेल है वो नहीं होगी, और अगर होगी तो उसके ऊपर सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। ये अगर आप एक फ़ैसला कर जाएं तो ये बड़ा गोल्डन लफ्ज़ों में लिखने वाला फ़ैसला होगा और पाकिस्तानी अवाम पूरी ज़िंदगी जिंदाबाद के नारे लगाएगी आपके लिए। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। एक बात मैं भी कह रहा हूँ, यकीनन हर पाकिस्तानी इस चीज़ को मानता है कि सबसे पहले पाकिस्तान। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।